नमस्कार दोस्तों। आज हम उस अल्टीमेट मेट्रिक को डिकोड करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े बैंक्स और लेंडर्स किसी भी बिजनेस की आगे टिकने या न टिकने की भविष्यवाणी करने के लिए करते हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसी फाइनेंशियल चाबी है जो पर्दे के पीछे से पूरी आर्थिक दुनिया को चलाती है। यही तय करता है कि किसके अकाउंट में लोन का पैसा आएगा और किसकी फाइल रिजेक्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर बैंक्स किसी कंपनी के दिवालिया होने का अंदाजा लगाते कैसे हैं? देखिए, वो लोग हवा में तीर नहीं चलाते। जैसे हमारी गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक चेक इंजन लाइट होती है ना, जो बताती है कि अंदर इंजन में कुछ गड़बड़ है। बस बिल्कुल वैसे ही फाइनेंस की दुनिया में लेंडर्स इस एग्जैक्ट वार्निंग लाइट को ढूंढते हैं। जब कोई बिजनेस उनके पास लोन लेने जाता है तो उन्हें सिर्फ उनके मुनाफा कमाने के दावों से मतलब नहीं होता, वो एक बहुत ही खास रेशियो की तलाश में रहते हैं। और इस खास रेशो को कहते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशो, या शॉर्ट में कहे तो DSCR। अगर आसान शब्दों में समझे तो ये किसी भी प्रॉपर्टी या बिजनेस की सालाना नेट ऑपरेटिंग इनकम और उसके सालाना कर्ज यानी डेट सर्विस के बीच का सीधा कनेक्शन है। ये चेक करने का अल्टीमेट तरीका है कि क्या कोई बिजनेस वाकई अपना कर्ज चुका पाने की हैसियत रखता है या नहीं। मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि किसी भी बिजनेस की आर्थिक सेहत का पूरा एक्सरे है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है उसको छोटे हिस्सों में तोड़ना। इस फॉर्मूला को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। ऊपर की तरफ यानी लेफ्ट में है हमारा न्यूमरेटर, जो कि नेट ऑपरेटिंग इनकम है। इसको हम बिजनेस का फाइनेंशियल इंजन बोल सकते हैं। और नीचे की तरफ यानी राइट में है डिनोमिनेटर, जो कि टोटल डेट सर्विस या सीधे शब्दों में आर्थिक बोझ है। और दोस्तों, सारा का सारा खेल बस इन्हीं दोनों के बीच के बैलेंस का है। अब थोड़ा इस न्यूमरेटर यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम या NOI को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसे हम एक आम घरेलू बजट के उदाहरण से समझ सकते हैं। इसे ना किसी बिजनेस की टेक होम पे की तरह समझिए। जब बिजनेस की कुल कमाई में से रोजमर्रा के सारे जरूरी खर्चे निकाल दिए जाते हैं, जैसे स्टाफ की सैलरी, रेंट, बिजली का बिल, रॉ मटेरियल, तब जो पैसा बिल्कुल एंड में हाथ में बचता है वही NOI है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें से अभी लोन का ब्याज और टैक्स नहीं हटाया गया है। ये बस बिजनेस की कोर ताकत है। खैर, दूसरी तरफ आते हैं। नीचे वाला हिस्सा यानी डिनोमिनेटर, टोटल डेट सर्विस। ये उन खर्चों को दिखाता है जिनसे किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, बचा नहीं जा सकता। इसे घर के उस मंथली मॉर्टगेज या क्रेडिट कार्ड बिल की तरह मानिए जो हर महीने आना ही आना है। इसमें बैंक से लिए गए कर्ज का प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर लगने वाला ब्याज दोनों शामिल होते हैं। ये वो फिक्स रकम है जो हर साल चुकानी ही पड़ेगी, चाहे मार्केट कितना भी डाउन क्यों ना हो। तो अब आती है सबसे मेन बात। जब हम इस कमाई वाले इंजन को उस कर्ज वाले बोझ के साथ रखते हैं तो हमें मिलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक तरह का सुरक्षा चक्र। ये रेशियो हमें क्लियरली बताता है कि कमाई का इंजन उस बोझ को कितनी बार और कितनी आसानी से उठा सकता है। एक स्ट्रॉन्ग रेशियो का मतलब है कि अगर कल को मार्केट में मंदी आती है या अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाता है, तो भी कर्ज चुकाने के लिए एक अच्छा खासा कुशन हमारे पास मौजूद है। चलिए इस मैथ्स को थोड़ा रियल वर्ल्ड में देखते हैं। एक छोटी सी केस स्टडी लेते हैं। मान लीजिए एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है जिसे साल भर में $2 लाख का रेंट आता है। अब उस बिल्डिंग के मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और बाकी सारे ऑपरेटिंग खर्चे लगभग $1 लाख हैं। तो टोटल रेंट में से खर्चे हटाने के बाद बचे $100,000। यही हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम है। लो जी, फॉर्मूला का ऊपरी हिस्सा यानी न्यूमरेटर तो हमने आसानी से निकाल लिया। अब आती है डिनोमिनेटर की बारी, जिससे हमें कर्ज का असली बोझ समझ आएगा। मान लेते हैं कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए $2 मिलियन का एक लोन लिया गया था और उस पर सिर्फ 5% का सालाना ब्याज देना है। अब 2 मिलियन का 5% कितना हुआ? सीधा $100,000। ये बन गई हमारी सालाना डेट सर्विस, यानी ये वो फिक्स्ड बोझ है जो इस प्रॉपर्टी को हर साल उठाना ही उठाना है। अब देखिए क्या होता है जब हम इन दोनों को अपने फॉर्मूला में रखते हैं। $100,000 की कमाई को $100,000 के कर्ज से डिवाइड करते हैं तो हमारा DSCR निकल कर आता है ठीक 1.0। अब पहली नजर में लगता है चलो ठीक है, हिसाब बराबर। पर सच्चाई ये है कि ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि कमाई बस कर्ज चुकाने भर की है।
अगर एक भी किराएदार ने घर खाली कर दिया या रूफ रिपेयर जैसा कोई बड़ा खर्चा आ गया तो बचाव के लिए जीरो कुशन है और बिजनेस सीधा घाटे में। इस टेबल को देखकर एक हेल्दी और एक डेंजरस रेशियो के बीच का फर्क आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, 1.0 से कम होने का मतलब तो सीधा नेगेटिव कैश फ्लो है, यानी कर्ज चुकाने के लिए पॉकेट से या कहीं बाहर से पैसे लाने पड़ेंगे। 1.0 का मतलब है ब्रेक इवन, जहां बस मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इसीलिए बैंक्स हमेशा 1.25 या उससे ज्यादा के DSCR की मांग करते हैं ताकि उन्हें थोड़ी सेफ्टी फील हो। 1.25 का मतलब हुआ कि हर 100 रुपए के कर्ज के सामने बिजनेस के पास 125 रुपए की कमाई आ रही है। पर सोचिए, क्या होता है जब ये रेशियो कंप्लीटली फेल हो जाता है, जब बिजनेस लगातार कर्ज के जाल में धंसने लगता है? ये सिचुएशन किसी भी इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इस मैक्रो इम्पैक्ट को समझने के लिए हमें मशहूर अर्थशास्त्री हाइमन मिन्स्की के फाइनेंशियल फ्रिजिलिटी मॉडल की तरफ देखना होगा। ये मॉडल बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाता है कि खराब DSCR कैसे पूरे सिस्टम को हिला सकता है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि मिन्स्की ने बिजनेसेस को उनके कैश फ्लो की जिम्मेदारियां पूरी करने की कैपेसिटी के हिसाब से 3 अलग-अलग स्टेजेस में बांटा है। ये 3 स्टेजेस हैं हेज यूनिट, स्पेक्युलेटिव यूनिट और पॉन्जी यूनिट। आइए इस ढांचे को थोड़ा और खोलकर देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहला और सबसे सेफ स्टेज है हेज यूनिट। यहाँ पर DSCR हमेशा 1.0 से ऊपर रहता है। इसका मतलब ये है कि बिजनेस पूरी तरह से आराम और संतुलन में है। इसका कैश फ्लो इतना स्ट्रांग है कि बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत या परेशानी के ये अपने सारे कर्ज, चाहे वो ब्याज हो या प्रिंसिपल अमाउंट, आसानी से चुका रहा है। जिस देश की इकोनॉमी में ऐसे हेज यूनिट्स की संख्या ज्यादा होती है, वो इकोनॉमी काफी मजबूत और स्टेबल मानी जाती है। दूसरे स्टेज पर आते हैं जिसे कहते हैं स्पेक्युलेटिव यूनिट। यहाँ आते आते ना सिचुएशन थोड़ी प्रिकेरियस यानी नाजुक हो जाती है। यहाँ DSCR 1.0 से तो कम हो जाता है, लेकिन जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो अभी भी 1.0 से ऊपर रहता है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि बिजनेस कमाई तो कर रहा है, पर उससे सिर्फ लोन का ब्याज चुकाया जा सकता है, लोन का मेन हिस्सा यानी प्रिंसिपल नहीं। ऐसे बिजनेसेस को मार्केट में जिंदा रहने के लिए लगातार अपने पुराने लोन को नए लोन से रिप्लेस करना पड़ता है, जिसे हम रीफाइनेंसिंग कहते हैं। और अब आता है सबसे खतरनाक स्टेज, स्टेज 3, पॉन्जी यूनिट। यहाँ हालात इस कदर बिगड़ चुके होते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 1 से नीचे गिर जाता है। ये एक क्लासिक डेट ट्रैप यानी कर्ज का बेहद डरावना जाल है। बिजनेस में इतनी कमाई ही नहीं होती कि बैंक को सिर्फ ब्याज तक चुकाया जा सके। फिर मजबूरी में क्या करना पड़ता है? या तो अपनी मशीनरी या एसेट्स बेचो, या फिर पुराने कर्ज का ब्याज भरने के लिए और नया कर्ज लो। सच कहूं तो ये दिवालियापन की आखिरी सीढ़ी होती है। और जो हमने अभी समझा ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट फाइनेंसर्स सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें CFADS यानी कैश फ्लो अवेलेबल फॉर डेट सर्विस को टोटल डेट सर्विस के अगेंस्ट लगातार ट्रैक किया जाता है। उनके मॉडल्स भले ही टेक्निकल दिखते हों, पर उनका आधार यही एक सिंपल रूल है। हर साल, हर क्वार्टर में कैश फ्लो हमेशा कर्ज से बड़ा होना चाहिए ताकि किसी भी सडन शॉक को बर्दाश्त किया जा सके। तो इस सारे एनालिसिस और रिसर्च का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि आर्थिक रूप से जिंदा रहना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बैलेंस शीट पर लोन का टोटल अमाउंट कितना बड़ा है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो लोन लगातार आने वाली कमाई के सामने कैसा परफॉर्म कर रहा है। आखिर में आपकी इनकम ही आपके कर्ज को जस्टिफाई करती है। आइए आगे देखते हैं कि अगर नंबर खराब है तो उन्हें ठीक कैसे किया जाए। तो क्या अगर रेशियो कम हो जाए तो सब खत्म हो गया समझना चाहिए? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इस रेशियो को सुधारने के काफी प्रैक्टिकल और सॉलिड तरीके हैं। सबसे सीधा रास्ता तो यही है कि सेल्स या रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। इसके अलावा फालतू के ऑपरेटिंग खर्चों में कटौती करना, बैंक्स के पास जाकर कर्ज की ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग की बात करना, गैर जरूरी परचेजेस को टाल देना और अगर हो सके तो लोन को टाइम से पहले चुका देना, ये सब ऐसे एक्शनेबल कदम हैं जो DSCR को तेजी से ऊपर लाते हैं और बिजनेस को लंबे समय तक सेफ रखते हैं। तो इस पूरी डिस्कशन को एंड करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। अगर इन मेट्रिक्स और नंबर्स को अप्लाई किया जाए तो मार्केट में मौजूद कोई नया स्टार्टअप या वेंचर किन में से एक होगा? हेज, स्पेक्युलेटिव या फिर पॉन्जी यूनिट? सच तो यही है कि इन नंबर्स के पीछे की कहानी को ठीक से समझ लेना ही आगे चलकर कामयाबी और नाकामी के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय करता है। तो अगली बार जब भी किसी बिजनेस का वैल्यूएशन हो तो नज़र सिर्फ उसके भारी भरकम मुनाफे पर नहीं, बल्कि इस छोटे से पर सबसे ज़रूरी रेशियो पर ज़रूर होनी चाहिए।
इस आर्थिक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।